साल 1919 में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया, एक ऐसा एक्ट जिसने भारत को एक नए भविष्य का वादा किया। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। पार दें पर कंट्रोल भी रखें, कैसे? शाही घोषणा में तो कहा गया कि यह भारतीयों को सरकार में हिस्सा देने का एक जरिया है। इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मकसद था सरकार में भारतीय भागीदारी बढ़ाना। और इस कानून का सबसे बड़ा हाईलाइट था एक नया सिस्टम जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। मतलब प्रांतीय सरकार को दो लिस्ट में बांट दिया गया, एक भारतीयों के लिए, एक ब्रिटिश कंट्रोल के लिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे डिपार्टमेंट्स भारतीयों को मिले, पर सेना और न्याय जैसे मुद्दे अंग्रेजों के पास ही रहे। राष्ट्रीय स्तर पर एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनी, मतलब दो सदन, कुछ वैसा ही जैसा आज है। निचला सदन यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ स्टेट। पर इसमें एक पेंच था। सुनने में तो ये सिस्टम बहुत अच्छा था, पर ये असल में कितना डेमोक्रेटिक था। वोट देने की एक शर्त थी, कम से कम 3000 रुपए का सालाना लैंड रेवेन्यू टैक्स भरना। इस वजह से सिर्फ कुछ अमीर भारतीय ही वोट दे सकते थे, आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। और हाँ, वायसराय के पास किसी भी बिल को वीटो करने की पावर थी, यानी आखिरी फैसला उन्हीं का था। यहां तक कि पैसों के मामले में भी पावर लिमिटेड थी। बजट का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वोटेबल था। तो एक तरफ सुधार, दूसरी तरफ कंट्रोल, इस दोहरी नीति पर भारत में रिएक्शन भी बटा हुआ था। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्ट को रिजेक्ट कर दिया, पर लिबरल और स्वराज पार्टी ने सहयोग करने का फैसला किया। एक्ट ने सिखों, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस के लिए अलग इलेक्टोरेट भी बना दिए। इससे राजनीति और कॉम्प्लेक्स हो गई। ये एक्ट एक तरह का टेस्ट था। इससे 10 साल बाद रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया जाना था। तो ये एक्ट मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव था। इसने एक नए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की शुरुआत की। लेकिन ये उत्तरदायी सरकार का वादा पूरा नहीं कर सका। असली ताकत तो अब भी अंग्रेजों के पास ही थी। तो सवाल ये उठता है कि ये 1919 का एक्ट एक असली सुधार था या आज़ादी में सिर्फ एक सोची समझी देरी?